Hello and welcome to Supporting Learners. In this video, we will cover Biology MCQs of NEET 2018. In the previous video, we have already covered 15 questions of NEET 2018. This video is a part of most important Biology MCQs for NEET 2020. This is the part 10 of this series. And if you haven't watched the other 9 parts, I will link that in the description box. So go check out the description box to find the link of those 9 videos as well. So starting with today's first question. The first question says, what type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Secondary consumers 120 grams, primary consumers 60 gram, primary producers 10 gram. Options are option number 1, inverted pyramid of biomass, second pyramid of energy, third upright pyramid of number and fourth upright pyramid of biomass. सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड हमें ऑब्टेन होगा इस डेटा से जो क्वेश्चन में गिवन है. सो अगर हम डेटा को अभी रीड क्वेश्चन में पढ़ते ही अगर हम यूनिट्स भी देखें इस डेटा के, सो यूनिट्स गिवन है ग्राम्स में. सो ग्राम्स में यूनिट का मतलब है कि ये पिरामिड जो हमारा बनेगा ये पिरामिड ऑफ नंबर नहीं हो सकता. ठीक है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी भी नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल्स में होता है. सो अगर जूल्स में दिया होता तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता. बट यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 या फिर 4, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास और अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास. सो अब हम डेटा को देखते हैं. सो इकोलॉजिकल पिरामिड हमें बनाना है. इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस पर हमेशा होते हैं प्रोड्यूसर्स. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप बेस में इसके इस तरीके से ये बेस में आ जाएंगे. ठीक है, दिस इज गिवन टू बी 10 ग्राम्स. नेक्स्ट ऑन द पिरामिड शुड बी द प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कितना गिवन है? 60 ग्राम्स गिवन है. 60 ग्राम्स विच इज मोर देन 10 ग्राम्स. सो इसका कैसे बनेगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स वुड बी लाइक दिस. So primary consumers 60 grams, right? And the next will be the secondary consumers which is 120 gram. 120 gram is more than 60 grams. So यहाँ पर ये पिरामिड इस तरीके से आगे ऐसे बनेगा. So यहाँ पर हम लिखेंगे secondary consumers. Secondary consumers, that is 120 grams. So this pyramid shape, you can see that this is in the form of an inverted pyramid, in an inverted triangle, right? So the answer should be inverted pyramid of biomass. So option number 1 is the correct option for question number 1. Question number 2, World Ozone Day is celebrated on first option 5th June, second 21st April, third 16th September and fourth 22nd April. So World Ozone Day is celebrated on 16th September. So the right answer is option number 3. Right, 5th June को आपका होता है World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th June. And अभी recently हमने celebrate करा है 22nd April को Earth Day. ठीक है, 50th अर्थ डे हमने 2020 वाले इस साल में सेलिब्रेट किया है, राइट? सो बट क्वेश्चन ने पूछा वर्ल्ड ओजोन डे एंड दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स? फर्स्ट ऑप्शन रेट्रोवायरस, सेकंड टीआई प्लाज्मिड, थर्ड फाज एंड फोर्थ पीबीआर 322. सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको एक डीएनए फ्रैगमेंट इंट्रोड्यूस करना है ह्यूमन लिम्फोसाइट्स में तो आप कौन सा वेक्टर यूज करोगे? ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेट्रोवायरसेस. एंड दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 211. पेज नंबर 211 चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप जीन थेरेपी में जाएंगे, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी करी गई थी वो एक 4-year-old गर्ल में करी गई थी जिसको एडीए डेफिशिएंसी थी. एडीए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज. ठीक है, सो उस केस में करा क्या गया था कि फंक्शनल जो बेसिकली लिम्फोसाइट्स हैं, पेशेंट के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो
लिए गए थे, उसको ग्रो करा गया था कल्चर में आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और जो फंक्शनल ADA-C DNA है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दीज लिम्फोसाइट्स, इन लिम्फोसाइट्स में जो पेशेंट के लिम्फोसाइट्स है उसमें फंक्शनल ADA-C DNA हमने इंट्रोड्यूस करा था और उसको वापस से पेशेंट में रिटर्न कर दिया गया था पेशेंट को, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। यहाँ पर गिवन है रेट्रोवायरल वेक्टर ब्रैकेट्स में, राइट। सो द राइट आंसर इज रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 4, in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is: first, Indian Council of Medical Research (ICMR), second, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), and third, Research Committee on Genetic Manipulation, and fourth, Genetic Engineering Approval Committee. So the answer is option number 4, Genetic Engineering Approval Committee. And this is again from the same chapter, Applications of Biotechnology, page number 213 देखना। पेज नंबर 213 में एथिकल इश्यूज जहाँ पर आपको टॉपिक गिवन है वहाँ पर आप देखो GEAC के बारे में मेंशन्ड है। ये एक इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें कि वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, this body, this organization will make decisions regarding the validity of GM research। देखो जितनी भी GM research हो रही है वो कितनी वैलिड है उसकी ऊपर डिसीजंस लेता है, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। जितने भी GM ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं ये पब्लिक सर्विसेज के लिए कितने सेफ हैं इसके रिगार्डिंग जो है ये कमिटी डिसीजंस लेती है, और ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमिटी बनाई है। सो द आंसर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। Question number 5. A new variety of rice was patented by a foreign company though such varieties have been present in India for a long time. This is related to CO667, शर्बती सोनारा, लर्मा रोजो एंड बासमती, ठीक है। सो इसका आंसर हमें NCERT में हमने पढ़ा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बासमती। देखो बासमती जो है दैट इज एन इंडियन वैरायटी, ठीक है, ऑफ राइस। इंडियन बासमती राइस जो है दैट इज इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती की इंडिया में, ठीक है। और ये बेसिकली जो 1997 में अमेरिकन कंपनी ने इसके ऊपर पेटेंट ले लिया था थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। और इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारी इंडियन बासमती को क्रॉस कर दिया विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, और ये क्लेम करा कि ये एक नॉवल ये एक इन्वेंशन है या नॉवल, इसको बोला नॉवल मतलब न्यू वैरायटी, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं था, दिस वाज नथिंग नॉवल, नथिंग न्यू, कोई इन्वेंशन एज सच नहीं था। दिस वाज बासमती जो इंडिया में ऑलरेडी वैरायटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। सो जिसको ये न्यू वैरायटी कह रहे थे वो एक्चुअल में डिराइव्ड है इंडियन वैरायटी से। सो द आंसर इज बासमती। एंड ये जो दो वैरायटीज है शर्बती सोनारा एंड लेरमा रोजा, दीज आर द वैरायटीज ऑफ वीट, ये वीट की वैरायटीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. Use of bioresources by multinational companies and organization without authorization from the concerned country and its people is called: first, bio-infringement, second, biopiracy, third, biodegradation, and fourth, bioexploitation. तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसी पैराग्राफ में नीचे देखें, बायोपायरेसी एक टर्म यहाँ पर हुआ है विच इज यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment. So exact line यहाँ पर अगले क्वेश्चन में इसने पूछ ली है, and the answer is option number 2, biopiracy. Question number 7. The correct order of steps in polymerase chain reaction PCR is: first, extension, denaturation, annealing; second, annealing, extension, denaturation;
थर्ड डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनीलिंग, एंड फोर्थ डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। सो पीसीआर के यहाँ पर 3 ही स्टेप्स होते हैं और ये तीनों स्टेप्स से ही ये 4 ऑप्शंस इन्होंने बना दिए हैं, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप होता है पीसीआर में एनीलिंग, जिसमें प्राइमर्स अटैच किए जाते हैं जो कि जिन प्राइमर्स को एक्सटेंड करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ टैग पॉलीमरेज इन द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप, दैट इज द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है टैग पॉलीमरेज और वो नए स्ट्रैंड्स जो है वो बनाता है डीएनए के। सो अगर इसके ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन 4 डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। पीसीआर बेसिकली कुछ नहीं है, पीसीआर से हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी होती है, मिलियंस एंड बिलियंस में जब हमें एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट की कॉपीज बनानी होती हैं विच इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। एंड दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस डेवलपमेंट के लिए, राइट, कैरी म्यूलिस। दिस ये भी बहुत बार नीट में पूछा गया है। Question number 8. Secondary xylem and phloem in dicot stems are produced by first apical meristem, second vascular cambium, third phellogen and fourth axillary meristem. So यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम is responsible for increase in the thickness or the girth of the plant, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Question number 9. Pneumatophores occur in first halophytes, second free floating hydrophytes, third carnivorous plants and fourth submerged hydrophytes. So pneumatophores are the modifications of the roots. They are the modified or the specialized root जिनका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स भी इनको बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ये न्यूमैटोफोर्स वहाँ पर अकर होते हैं जैसे जितने भी स्वैम्पी एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर जैसे मैंग्रूव्स के स्पीशीज और अदर स्वैम्पी प्लांट्स जितने भी होते हैं, वन एग्जाम्पल इज राइजोफोरा। सो उसमें क्या होता है, उस केस में बेसिकली जो सॉइल होती है उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, एंड देयर इज ऑल्सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। सो ड्यू टू दिस वाटर लॉगिंग द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ। रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और रेस्पिरेशन जो है वो नहीं हो पाती है। सो उस केस में फिर क्या होता है, रूट्स दे बेसिकली ग्रो अबव द ग्राउंड एंड दे बेसिकली ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो इस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये रूट्स जो है ये इस तरीके से ऐसे ग्रो करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है, यहाँ पर जितना सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। सो देयरफॉर दीज रूट्स grow vertically upwards in order to get oxygen for respiration, and that is why they are also called respiratory roots or the breathing roots. Breathing roots भी कहते हैं इनको, ठीक है। They grow vertically upwards. They grow vertically upwards, ठीक है। And these are also known as these roots are basically negatively geotropic. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं। सो दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स, ठीक है। रूट्स नॉर्मली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बट यहाँ पर क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दे आर कॉल्ड द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स। सो ये न्यूमैटोफोर्स जो हैं दे अकर इन ऑप्शन नंबर 1 हैलोफाइट्स, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आंसर नहीं हो सकता है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में एग्जांपल होते हैं आपके आइकॉर्निया, पिस्टिया, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट्स भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, या आंसर भी नहीं हो सकता। कार्निवोरस प्लांट्स तो निपेंथिस हो गए जैसे, दे आर द कार्निवोरस प्लांट्स।
एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स भी नहीं हो सकते, इसमें हाइड्रिला, वैलिसनेरिया इस तरीके के प्लांट्स हैं। ठीक है, अगर न्यूमेटोफोर्स की पिक्चर देखो, दीज रूट्स दे आर ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्वैम्पी एरियाज, ठीक है, मैंग्रोव्स और स्वैम्पी प्लांट्स जो हैं उनमें ये रूट्स पाई जाती हैं। दे आर बेसिकली हैलोफाइट्स, वाई, बिकॉज यहाँ पर सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉइल होती है, सो दीज प्लांट्स आर एक्चुअली हैलोफाइट्स। Question number 10. Sweet potato is a modified first stem, second adventitious root, third taproot and fourth rhizome. So sweet potato is a modified adventitious root. Option number 2 is the right answer. Adventitious root वो root होती है which is developed from any other part of the plant but not the radicle. ठीक है, roots which do not develop from the radicle but from any other part of the plant. So स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम में आपने अनियन का एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बल्ब होती है इसकी मॉडिफिकेशन को बल्ब कहते हैं। देन यू मस्ट हैव स्टडीड पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, एंड जिंजर मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड राइजोम, राइट। टैप रूट्स में आपने पढ़ा होगा, टैप रूट में जैसे टू स्टोर फूड, द टैप रूट्स और मॉडिफाइड, सो एग्जांपल इज कैरेट, रैडिश, टर्निप, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। कैरेट में क्या बोलते हैं, कोनिकल, रैडिश द मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म, एंड इन टर्निप इट इज कॉल्ड नैपीफॉर्म, ठीक है। एंड राइजोम कैनॉट बी द आंसर, राइजोम अगेन अ स्टेम मॉडिफिकेशन इन जिंजर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, adventitious roots. Question number 11, which of the following statement is correct? First, ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Second, Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. Third, hostels are gymnosperms. And fourth, stems are usually unbranched in both Cycas and Cedrus. So first statement अगर देखें, ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Yes, this statement is true. Why? Because gymnosperms में we say they are basically what? They have naked seeds. Naked seeds means the seeds are not enclosed in the fruit. So वही बात हो गई है, ovules they will form the seeds and the ovary wall will be the fruit wall. ठीक है, so ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. This is the correct statement. बाकी options check कर लेते हैं। Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. ये सही है, but Selaginella is heterosporous, ये सही है, but Salvinia is not homosporous. Salvinia is heterosporous. So this statement is wrong. Third, hostels are gymnosperms. No, hostels are not gymnosperms, they are pteridophytes. Right? And fourth, stems are usually unbranched in both Cycas and Cedrus. So stems are, yes, unbranched in Cycas but branched in Cedrus. So option number 1 is the right answer for this question. Question number 12. Select the wrong statement. Wrong statement को select करना है. First, cell wall is present in members of fungi and plantae. Second, mushrooms belong to basidiomycetes. Third, pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. And fourth, mitochondria are the powerhouses of the cell in all kingdoms except Monera. So first statement देखते हैं, cell wall is present in members of fungi and plantae. Fungi में yes, cell wall is there, chitin की बनी होती है इनकी cell wall, and plantae में भी cell wall होती है, cellulosic cell wall is seen in plants. Right, so this option is true. So this cannot be the right option. Mushroom belong to basidiomycetes, true. Basidiomycetes को belong करते हैं, basidiospores इसमें produce होते हैं exogenously. Right, so this statement is true, so this cannot be the right answer.
Pseudopodia locomotory and feeding structures in sporozoans. This is the false statement. Pseudopodia कोई भी किसी भी तरीके के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपको स्पोरोजोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं. So this statement is false. Fourth, mitochondria are the powerhouses of the cell in all kingdoms except Monera. Yes, mitochondria is the powerhouse of the cell, but not in Monera, because Monera is a kingdom of prokaryotes, and prokaryotes do not have membrane-bound organelles like the mitochondria. All the other four kingdoms, Protista, fungi, plantae, and Animalia, they are all kingdoms of eukaryotes. So उनमें mitochondria होता है and it is the powerhouse of the cell. So this statement is also true. So the right answer, wrong statement हमें select करना है. Third option में जो statement है वो wrong है. So third option is our right answer. Question number 13. Casparian strips occur in first epidermis, second pericycle, third cortex and fourth endodermis. So very direct question. Casparian strips जो हैं वो हमें मिलती हैं option number 4 endodermis में. एंडोडर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें एक वैक्सी मटेरियल सुबेरिन जो कि वाटर इम्पर्मिएबल होता है उसकी डिपोजिशन देखी जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. राइट, सो द आंसर इज एंडोडर्मिस. क्वेश्चन नंबर 14. Plants having little or no secondary growth are first grasses, second deciduous angiosperms, third conifers and fourth cycads or cycads. So secondary growth absent होती है grasses में. grasses monocots होती हैं. grasses are monocots और monocots में secondary growth यानी कि increase in thickness नहीं होती है. grasses कभी भी आपको इतनी मोटी मोटी grasses नहीं मिलेंगी because grasses में secondary growth absent होती है. So answer is option number 1, grasses. Question number 15. Which one is wrongly matched? First, uniflagellate gametes, Polysiphonia. Second, biflagellate zoospores, brown algae. Third, gamma cup, Markensia. And fourth, unicellular organism, Chlorella. So uniflagellated gametes. First, Polysiphonia is a red algae. और रेड algae यानी कि rhodophyceae में gametes जो हैं they are non-motile, so they do not have flagella. So this option is wrongly matched. बाकी options देख लेते हैं. Biflagellated zoospores. Yes, zoospores are biflagellated in brown algae और zoospores asexual spores होते हैं. They are biflagellated in brown algae. Third, gamma cups. Yes, gamma cups are seen in Markensia. And unicellular organism Chlorella. Yes, Chlorella is a unicellular organism. So the wrongly matched option is option number 1. So option number 1 is the right answer for this question. और अगर आप अपनी NCERT में टेबल 3.1 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको Rhodophyceae, Polysiphonia is a red algae. It belongs to the class Rhodophyceae. यहाँ पर आपको flagella का नंबर जो है ये फ्लैजिला इसमें एब्सेंट है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सो दे हैव यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स. दिस इज रॉन्ग. फ्लैजिला इज एब्सेंट इन Rhodophyceae. Question number 16. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. So options को इसमें कॉलम में जो है अभी रीड नहीं करना है आपने डायरेक्ट ऑप्शंस में देखना है जब भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है. सो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ए इसमें यहाँ पर मैच होगा फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड के साथ. सो ए ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? हर्बेरियम. हर्बेरियम इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. Second, a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. And third is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept. So ये schools में भी herbarium preparation करवाई जाती है. इसमें sheets में जो है plant के specimens को mount किया जाता है. So option 3 is the right option for this. तो A match हो रहा है 3 के साथ. So this option is eliminated, first option is eliminated and third option is eliminated. A थर्ड के साथ मैच हो चुका है. अब B को देखो, B या तो सेकंड के साथ होगा या तो फोर्थ के साथ होगा.
इन दोनों में से फाइंड आउट कर लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. की a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification. And fourth, a booklet containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa. So key is the booklet. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये फोर्थ के साथ बी को यहाँ पर मैच हमें करना है. सो बी का ऑप्शन हो गया फोर्थ. बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. सी म्यूजियम. म्यूजियम यहाँ पर फर्स्ट के साथ मैच होगा. इट इज़ अ प्लेस ऑफ हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस, सो ये ठीक है. एंड डी कैटलॉग. कैटलॉग इज अ प्लेस वेयर एंड डी कैटलॉग. कैटलॉग मैच हो रहा है सेकेंड के साथ. अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स. यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर 4 is the right option for this question. Question number 17. Winged pollen grains are present in first mustard, second cycas, third mango and fourth pinus. So winged pollen grains पाए जाते हैं pinus में. Option 4 pinus is the right answer. यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, these are the wings. These are the wings, right? So winged pollen grains are found in pinus. So this is the homework question for today's video. Read the question, pause the video and read the question and write your answer in the comments. Thank you for watching this video and I'll be coming up with more questions of NEET 2018 in the next video. Till then, keep on watching the videos and solve as many questions as you can.